और चल ओके सर। ठीक है। देखो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री है जो फिजिक्स में हमको काम में आ रही है, मैं उस पे जा रहा हूँ अभी यहाँ पे। राइट ट्रायंगल के बारे में आप लोग सभी बच्चे जानते हैं। ये कोई राइट ट्रायंगल है सपोज, है ना। ये एंगल मान लो थीटा का है और ये एंगल फाई है। ये ए, ये बी, ये सी। सपोज दिस साइड इज ए, this angle is C, this side is C, and this angle is B, and this side is B. ये कोई राइट ट्रायंगल मैंने बनाया है और जो आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 9th-10th स्टैंडर्ड में आपने जो पढ़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखोगे इस राइट ट्रायंगल में थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। 90 डिग्री फाई है ना। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से लगेगी? लॉन्गेस्ट साइड मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर मतलब ये सी स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर है, और ए सी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर है। समझ गए? समझ गए या नहीं? जी सर। ओके। यस सर। तो ए बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ध्यान रखना आगे से। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो साइन थीटा, ये अगर एंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर बी बाई सी आएगा। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। समझ गए या नहीं? जी सर। साइन थीटा। और cos थीटा किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे cos थीटा A/C। a बाई सी के इक्वल आएगा। अगर मैं यहाँ पर का एंगल लेता हूँ साइन फाई, ये वाले एंगल के लिए, ये वाले एंगल के लिए अपोजिट साइड ये रहेगी, है ना। ये अपोजिट साइड है इसकी। समझ गए या नहीं? A/C सर। तो दिस इज a बाई सी एंड cos फाई अगर देखोगे तो इस एंगल के लिए B/C। ये बेस हो जाएगा या एडजेसेंट साइड ये होगी। तो दिस इज b बाई सी। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया? जी कोई सर। डाउट? नो सर। हाँ। और इसमें अगर tan फाई लिखोगे, tan थीटा अगर लिखोगे तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब b अपॉन a, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और tan फाई अगर आप लिखोगे A/B। तो tan फाई इक्वल्स टू, ये एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड ये आएगी। सो दिस इज a बाई b। अब इसको अच्छे से देखो आप लोग, पहले जल्दी से अच्छे से देख लो इसको, अच्छे से देखो। समझ गए ऋषि? हेलो। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं रुका हुआ हूँ ना अभी, आप लोग देख लो, कैलकुलेशन देख लो। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो फॉर्मूला जैसे छे पूरा। क्या बेटा? फॉर्मूला जैसे छे पूरा। हाँ फार्मूला ही है ये, वो 10th वाला ही है। और ये एप्लीकेशन अब हमको यहाँ पे आ रही है। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ये मिटा दूं? यस सर। हाँ ठीक है। देखो अभी, अब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन हम ले रहे हैं। Now this is page number 2. पेज नंबर 2 देखो, अभी इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये है कि ये कोई राइट ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल में ये वाली साइड है 13 मीटर और ये साइड आपकी 13 सेंटीमीटर है और ये साइड आपकी 12 सेंटीमीटर। ये एंगल हमें नहीं पता और ये एंगल भी नहीं पता। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। ये साइड हमें नहीं पता। यहाँ पे सपोज ये x के बराबर है तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पे फाइंड x। x की वैल्यू निकालना है सबसे पहले। कैसे निकालोगे x की वैल्यू अगर निकालना है तो? 13 का स्क्वायर बाय माइनस 12 पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। वेरी गुड। तो आप सीधे सीधे लिखोगे कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब मैं ये नहीं लिखूंगा कि ये कहाँ से लिख दिए। अब ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि सर ने ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर दिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका 169 5 and this is 144 plus x square and this is x square is equals to 169 minus 144 is equals to 25. तो x square is 25. तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर आ गई। कौन सी वैल्यू लोगे, प्लस वाली कि माइनस वाली? क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो प्लस वाली वैल्यू ले लोगे। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। माइनस वाली वैल्यू को छोड़ दो। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी क्वेश्चन में फाइंड थीटा। अगर आपको ये थीटा निकालने थे, ये वैल्यू कितनी है, तो थीटा आप कितने तरीके से निकाल सकते हो? तो आप क्या करोगे, आपके पास थीटा निकालने के 3 तरीके हो गए, 3 मेथड हो गए इस थीटा को फाइंड आउट करने के। पहला मेथड ये है कि आप साइन थीटा इक्वल्स टू अगर लिखोगे तो ये x अपॉन 13 आएगा, या साइन थीटा इक्वल्स टू x की वैल्यू 5/13। क्योंकि आपको 5/13 की वैल्यू नहीं पता तो आप इसको लिख सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। और आप अब इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये वैल्यू कितनी आती है, मैं सीधे सीधे साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल के बता देता हूँ आपको। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो इस वैल्यू को। साइन इनवर्स कितना है 5/13। दिस इज 22.6 डिग्री। तो ये जो एंगल आएगा बेटा, दिस इज 22.6 डिग्री का एंगल आएगा यहाँ पर। और एक और तरीका हो गया, आप कॉस से भी निकाल सकते हो। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज 12/13। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 12/13। तो यहाँ से भी निकालोगे तब भी आंसर 22.6 डिग्री आएगा। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू x/12। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज 5/12। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12। यहाँ से भी वही आंसर आएगा 22.6 डिग्री। तो आप कैसे भी निकाल लो वही आंसर आएगा, चाहे साइन से निकालो, चाहे कॉस से निकालो, या फिर आप tan से निकालो। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। सभी बच्चे, ये 22.6 आपको रटना नहीं है, ये मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल के बता दिया सीधा सीधा। ठीक है, ये आपको रटना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है आपको ये वैल्यू, मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से सीधे सीधे बता दिया कैलकुलेट करके। और कहीं से भी आप कैलकुलेशन करो, चाहे साइन से निकालो थीटा, या कॉस से निकालो, या tan से निकालोगे, हमेशा यही आंसर आएगा। या तो आप चेक कर सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो उसमें साइन इनवर्स 12/3 कितना है, tan इनवर्स 5/12 कितना है, cos इनवर्स 12/13 कितना है ना। तो उससे आपको थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। क्योंकि साइन थीटा 5/13 कब होता है ये हमें याद नहीं है। हाँ, 1/2 होता है तो याद है, 1/√2 होता है तो याद है। समझ गए? 1/2 है, 1/√2 है,
ये अगर रहते तो हमको याद थे वो सब वैल्यू, बट ये वैल्यू हमें याद नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। लिए सर। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं अभी अपने यहाँ पे। नाउ पेज नंबर 3। ठीक है, पेज नंबर 3 पे देखो अभी ना। पेज नंबर 3 फिर से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये राइट ट्रायंगल दिया हुआ बेटा यहाँ पे, और इस राइट ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री का है। ठीक है, और दिस इज P एंड दिस इज Q, दिस इज R, और ये जो साइड है ये यहाँ पर दी है 10 सेंटीमीटर की। सपोज ये x है और ये y है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू आपको निकालना है, कितनी होगी। ये राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री का, एक एंगल 30 का है, दूसरा नहीं भी दिया है तो वो अंडरस्टूड है कि भाई वो 60 डिग्री का होगा। और अब आपको क्या फाइंड आउट करना वहां पर? ये x और ये y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करोगे? तो यहाँ पे सबसे पहले आप लगा दो sin 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज y अपॉन 10 सेंटीमीटर। समझ गए या नहीं? sin 30 समझ गए सर। साइन का फॉर्मूला क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने वही लगा दिया यहाँ। और अब sin 30 की वैल्यू पुट कर दो। दिस इंप्लाइज दैट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे तो दिस इज 10 सेंटीमीटर इनटू sin 30 इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। या मैं इसको ऐसा लिख दूं, y इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इनटू sin 30, दिस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इनटू 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आंसर कितना आ गया आपका? 5 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए या नहीं? मतलब है समझ गया सर। y की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई है। अब x की वैल्यू निकालना है। हाँ, मैंने यहाँ पे स्टेप बढ़ा दिया है। आप सीधा सीधा ये वाली स्टेप लिख सकते हो, y इक्वल्स टू 10 sin 30, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये 10 sin 30 इक्वल्स टू y, या y इक्वल्स टू 10 sin 30। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि सर आपने ऐसा लिखे और इसके बाद जब आप इसको इधर लिख रहे हो, इसको इधर लिख रहे हो, तो माइनस साइन क्यों नहीं लिए ट्रांसपोर्ट करने पे? आपके पास लिखा 10 sin 30 इक्वल्स टू y, तो मैं इसको ऐसा लिख दिया। तो कुछ बच्चे यहाँ पे ये सोचते कि सर माइनस का साइन आएगा, ये इधर आएगा। अरे भाई, ये भी इधर जाएगा तो भी माइनस का आएगा, और माइनस माइनस का साइन कट गया तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा क्या? नो सर। समझ गए कि नहीं? तो बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस के साइन को लेके, तो वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमको। ठीक है, ओके। अब आप कॉस वाला फार्मूला लगा दो। cos 30 किसके बराबर आएगा? cos 30 is equals to base upon hypotenuse. So this is base x divided by 10 सेंटीमीटर। और मैं सीधे सीधे लिख दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर इंटू cos 30। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? समझ गए? यस अटक गई गाड़ी? नो सर। नहीं नहीं पक्का? सर, पेट्रोल है चल सर। पड़ी। समझ अटक गए गई क्या? सर। अटक गई क्या गाड़ी? नो सर। नो चिल सर। रेट। चल पड़ी सर। ठीक है भाई, जिनकी गाड़ी अटकी देखो फिर से।
ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं अपन? ये 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया और फिर cos 30 लिखा इक्वल्स टू x है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इंटू cos 30। अभी भी अटकी कि आप समझ गए? नो सर। हाँ, समझ गया सर। ओके। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। So what is the answer here? This is 5 5 root सेंटीमीटर। आप √3 की वैल्यू 1.732 रख के भी सॉल्व कर सकते हो आगे। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? क्लियर सर। समझ गए? yes sir एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं अभी, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? yes sir अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है, ये एंगल दिया हुआ है, दिस इज ABC। ये एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री का, और ये वाली साइड दी है 4 सेंटीमीटर। अब आपको ये C और ये A फाइंड आउट करना है। चलो x नहीं, ये C है और ये A है। नाउ फाइंड, चलो इसको मैं लिख दे रहा हूँ P एंड दिस इज Q, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज R। फाइंड A एंड C। समझ गया क्वेश्चन? A और C निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? यस सर। दिस इज पेज नंबर 4। देखो मैं यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ जो हमको काम में आने वाली है, और मैथ्स में जो पढ़ते हैं वो फार्मूला बेसिस होता है, वो इस तरह से नहीं करते, क्योंकि हमको यहीं पे बस लॉजिक लगाना, हमको बहुत हायर लेवल पे लॉजिक नहीं लगाना बेटा ट्रिग्नोमेट्री पे, हम यहीं पे अटकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसा हमको यूज में आने वाली है ट्रिग्नोमेट्री, जिस तरह से हमको चाहिए, बस वही वाले पार्ट को हम देख रहे हैं। ए और सी कैसे निकालोगे? अब कैसे निकालोगे ए और सी? एक एंगल और एक साइड दिया हुआ है। आप साइन 60 लगाएंगे पहले। सबसे पहले cos का फार्मूला लगा लो, पहले आप निकाल लो, है ना? या tan 60 का डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ये है और इसका बेस ये है, अगर ये वाले एंगल को देखते हो आप। और tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई? √3 इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर। समझ गए या नहीं? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 4√3 सेंटीमीटर। हाँ या ना? अरे समझ गए? yes sir यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट? no sir हाँ, no यहाँ पे आपने 10 लगा के कैलकुलेशन कर ली है। जो आपने हाइट एंड डिस्टेंस के फार्मूले पढ़े थे 10th स्टैंडर्ड में, वही फार्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं, वही है ये सब। और अगर आपको यहाँ पर ये वाली साइड निकालना है तो आप cos वाला फार्मूला लगा दो। cos 30 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय c। आया ना? सॉरी, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 60 के लिए ये जो साइड है ये बेस कहलाएगी, या फिर ये एडजेसेंट साइड कहलाएगी और ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। no sir नो सर। नहीं है? no sir नो सर। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय c। इसको रीअरेंज करो, c को इधर जाओ और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो c इक्वल्स टू हो जाएगा 4 × 2 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर। तो आपने a भी निकाल दिया और c भी निकाल दिया। अभी समझ गए? yes sir यस सर। देख लो, अभी और अच्छे से देख लो कैलकुलेशन, और अच्छे से देख लो। क्या और कोई तरीका था फाइंड आउट करने का? क्या और कोई तरीका है फाइंड आउट करने का?
और कोई तरीका है क्या फाइंड आउट करने का इस वैल्यू को? 90-60 डिग्री थ्योरम। हाँ, वो 30 डिग्री हो जाएगा, तो वहां से भी कर सकते हो। ये 60 डिग्री दिया है, मतलब एंगल P 30 डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। एक एंगल 60 का है, एक 90 का है, तो ऑफकोर्स ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होगा? आप डायरेक्ट सोचो कि ये भाई ये एंगल 30 डिग्री है, तो आपके पास ये वाला एंगल लेके भी आप कर सकते हो। ये वाले एंगल लेकर अगर करोगे तो फिर ये साइड दी है, ये एंगल लेना है, तो आप tan 30 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर अपॉन ए लेना पड़ेगा। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ए। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4√3 सेंटीमीटर। ऐसे किए तब भी वही आंसर है, ऐसा किए तब भी वही आंसर है ना? समझ गए? यस सर। कैसे भी कर लो आंसर वही मिलने वाला है, कैसे भी करो आंसर वही मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब गड़बड़ तो नहीं करोगे? नो सर। ठीक है, अब मैं जो हमको वेक्टर में जरूरत पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ अभी मैं, है ना? वेक्टर में जो जरूरत पड़ रही थी हमको उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये मिटा दूं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये रूट की वैल्यू निकालना भी सिखाओ ना। हाँ ठीक है, वो अभी बाद में सिखाता हूँ, पहले इसको कंप्लीट तो करने दो पहले। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? कौन किसने पूछा था बेटा ये क्वेश्चन? ये समझ गया पूरा? यहाँ तक गड़बड़ तो नहीं करोगे? अब गाड़ी तो नहीं अटकेगी तुम्हारी? नो सर। हाँ नो सर। ओके, चलो देखो अभी। अब इसमें वेक्टर जो पढ़ रहे हैं हम, वेक्टर में भी यही यूज में आ रहा है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, जो 37 डिग्री और इसके लिए जो एंगल होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं आपके। यहाँ पे पेज नंबर 5, और ये एंगल आपको डायरेक्ट याद रखना। आप इसको नोट पे ध्यान रखो कि कोई राइट ट्रायंगल अगर बना है, ये कोई राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, ये एंगल 37 डिग्री का है और ये एंगल आपका 53 डिग्री का है, तो ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर, और ये साइड आपका उल्टा लिख दिया मैंने, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, या फिर ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 5 मीटर, ऐसा भी चलेगा। ठीक है, या फिर इसका डबल कर दो, 3 का डबल 6 सेंटीमीटर, 4 का डबल हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, और 5 का डबल हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, तब भी यही एंगल मिलेंगे। इसके डबल कर दो तो 12 सेंटीमीटर, इसका डबल हो जाएगा आपका 1। देखो यहाँ से चालू करते हैं, ये कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर, ये कितना रहेगा आपका 3 सेंटीमीटर, ये कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर। आप इसका डबल कर दो, इसका डबल करोगे तब भी यही एंगल मिलेंगे, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के लिए भी यही एंगल है। या फिर आप इसका भी डबल कर दो, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, एंड 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर। इन्हीं एंगल के लिए रहेगा, सिर्फ इन्हीं एंगल के लिए फॉलो करेगा। मतलब अगर आपके पास में यहाँ कहीं पे sin 37 डिग्री लिखा है, तो sin 37 की वैल्यू क्या रहेगी? 3/5 रहेगी, या 6/10 रहेगी, या 12/20 रहेगी। cos 37 की वैल्यू अगर आपको लिखना है तो ये कितना रहेगा? 4/5, या फिर 8/10, या फिर 16/20। समझ गए?
आपको tan 37 लिखना है, तो tan 37 आपका रहेगा 3/4 या 6/8 या 12/16। समझ गए? सिमिलरली आप 53 डिग्री के लिए भी लिख सकते हो। याद रखना इनको, बहुत बहुत बार यूज होते ही है, बार बार नहीं पूछने की सर ये वैल्यू कहाँ से लिख दी है, ये कहाँ से आ गई, अभी बता दिया हूं मैंने, देख लो अच्छे से। समझ गए? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अरे भाई बोर्ड में देख यार तू, याद रखना ये बहुत यूज में आते हैं, कई बार आपको मिलेंगे अब ये वैल्यू, तो ये सिर्फ इन्हीं वैल्यू के लिए वैलिड है, बाकी के एंगल के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट? आगे बढ़ूं अब मैं, आगे बढ़ूं? हेलो, अरे भाई सर आगे तो बढ़ूं? अगर यस वैल्यू सर। निकालने ऐसा ऐसा है, अगर cos 53 तो पहले ये मेथड से उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, तो cos 53 की वैल्यू या तो तुम 3/5 लिखोगे या 6/10 लिखोगे या 12/20 लिखोगे, कोई भी लिख सकते हो जो जरूरत होती है। ठीक है? वैसे सबसे छोटी वैल्यू लिखो, बाकी तो अपन ऑटोमेटिकली निकाल ही लेते हैं। तो ये एक राइट ट्रायंगल याद रखो जिसमें एक साइड 3 की है, एक साइड 4 की है, एक साइड 5 की है, तो ये एंगल 37 और 53 के लिए ही वैलिड होते हैं। ठीक है? समझ गए? अरे समझ गए? आ गया? समझ गए कि नहीं? यस यस सर। सर। हाँ, इनको याद रखना पड़ेगा, कॉपी पे लिख कर रखो इनको, बार बार यूज होते हैं ये, और हर बार हमारी गाड़ी इन्हीं पे अटकती है, तुम लोग आगे कॉन्सेप्ट नहीं फंसते, इन्हीं पे फंस जाते जो पुराना पढ़ा हुआ है हमारा। ठीक है? देखो अभी, अब वेक्टर में जो इनका यूज आता है उस पे अपन आते हैं। ठीक है? पेज नंबर कौन सा है, 6 या 7? 6 या 7? 6। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन में ऐसा ले रहा हूं, अब यहाँ पे हमने ये ऐसा x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया, और इसमें ये पॉइंट O है, ये पॉइंट आपका P है, और ये 10 मीटर है, और यहाँ पर एंगल आपका 30 डिग्री का है। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दूं ऐसा, ये एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिए ऐसे। ठीक है? ये हो गया आपका n, ये भी 90 डिग्री, और ये हो गया आपका n। ये वैल्यू आपकी x है, ये y है, तो ये वाली वैल्यू भी y रहेगी और ये वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगी। अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे फाइंड x एंड y, तो कर सकते हो कि नहीं, फाइंड x एंड y, बाकी तो बात की बात है, आपको सिर्फ x y निकालना है। निकाल सकते हो या नहीं? यस सर। निकाल सकते हो कि नहीं अब? यस सर। हाँ, यहाँ पे ये नंबर के साथ में, अगर मान लो ये जो वैल्यू 10 मीटर हमने लिखा है, ये r इक्वल्स टू 10 मीटर है, तो आपको x और y की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे, कोई भी राइट ट्रायंगल ले लो, ये वाला ले लो या ऊपर वाला ले लो, कहीं से भी ले सकते हो आप, है ना, क्योंकि एंगल यहाँ से दिया इसलिए आप इसी राइट ट्रायंगल को लोगे। तो राइट ट्रायंगल ONP, आप ये वाले राइट ट्रायंगल पे आओ, ONP पे, और ये जो एंगल दिया इसको आप थीटा मान लो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, साइन थीटा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय r, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, r साइन थीटा। समझ गए? ये वर्डिंग में आ गया, ये अल्फाबेट के साथ में आ गया, लेकिन आपको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 10 मीटर, और यहाँ पे एंगल कितनी डिग्री का, ये 30 डिग्री, तो दिस इज साइन 30। तो ये बन गया आपका 10 मीटर साइन 30 1/2, दिस इज 5 मीटर। अब आप x की वैल्यू निकाल लो, तो cos थीटा इक्वल्स टू x अपॉन r आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो
x की वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस इज r cos थीटा, ये आपका 10 मीटर है इंटू cos 30, 10 मीटर cos 30 की वैल्यू √3/2, तो व्हाट इज द आंसर 5√3 मीटर। तो x की वैल्यू भी निकाल दिया आपने और y की वैल्यू भी निकाल दी है। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? अभी देख लो अच्छे कि डाउट है कुछ? नो सर, नो डाउट। कोई डाउट नहीं है? नो सर। अब गाड़ी तो नहीं अटकेगी वेक्टर में, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह से रिजॉल्व करना, हमको आर को ब्रेक करना है, तो आर को ब्रेक करके आपको एक्स और वाई के फॉर्म पे लिखना होता, बस वही है। और आप लोग यहीं पे अटक रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री में अधिकतर बच्चे अटक रहे थे कि यार ये कैसे हो गया है। तो अभी भी कोई डाउट है तो पूछो, अभी अपन उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। नहीं तो वेक्टर का जो कंपोनेंट चल रहा है वहां पे अब गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? समझ गए? गाड़ी से फैसिलिटेट होंगी अब। क्या गाड़ी से फैसिलिटेट होंगी सर अब। किससे कैसे रिलेट हो गए? √76 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप इसकी वैल्यू को सीधे सीधे नहीं निकाल सकते, तो आप लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। व्हाट इज 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो ये जो √76 है ये किसके बीच में आ रहा है बताओ जल्दी? 64 और 64 to 81 के बीच में। इसका मतलब इसका जो रूट निकलेगा वो किसके आसपास का आएगा? इसका जो रूट 8 है और 9 के 8 और 9 के 9 आसपास। के बीच का रहेगा, है ना? 8 और 9 के बीच का आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा सर। हाँ, तो अब हम रफ एस्टिमेशन दिमाग में ये लगा सकते, थोड़ा सा रफ एस्टिमेशन, 64 + 6 और 81 में कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 81 और 64 के बीच में, 81 और 64 के बीच में डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये कितना हो गया यहाँ पे 7 + 10, 17 का डिफरेंस दिख रहा है ना? और √76 इसका आधा अगर कर दोगे तो ये लगभग 8 पॉइंट कुछ बचेगा, 8.5 आधे पे, है ना? 8.5 बचेगा, ये 76 है। तो अगर मैं 64 + 8 कर दूं तो ये 72 होता है, और 81 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा यहाँ पर 73 बचेगा, है ना? और ये है कितना 76, मतलब ये 8.5 से ज्यादा है, 8.5 से ज्यादा। तो मैं इसकी रफली वैल्यू लिख दूं कि इसका आंसर लगभग 8.6 होना चाहिए, इसके आसपास आना चाहिए। तो ये हमने रफ एस्टिमेशन किया। अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो यू कैन यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर या नॉर्मल कैलकुलेटर, और वो यूज नहीं करना तो फिर आपके पास एक लॉन्ग डिवीजन मेथड थी जो आपने 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा। 76 फिर पॉइंट लगाओ और दो दो जीरो के पेयर बनाते चलो, और यहाँ पे ये 8 जा 64, यहाँ पे 6 में से 4 गया 2 और ये बचा 1। यहाँ पे आप इस 8 को ऐड करते हो, ये हो गया 16, यहाँ डेसिमल लग जाएगा और ये 2 जीरो आप लिख दोगे, और ये कितनी बार जाएगा लगभग 6। तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 9, 6 1 जा 6, बराबर है? सर बड़ा हो जाए क्या और बड़ी वैल्यू लेना पड़ेगा? यस सर। ये 11 आ गया, नहीं बराबर आ गया ना, ये तो 4 हो गया ना। ये 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 एंड 3 39, 6 1 जा 6 और 3 9। हाँ, इससे भी बड़ी वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब अपन 7 ले लें। तो अगर 7 लेते हो यहाँ पे तो फिर से लिखकर देखना पड़ेगा। तो दिस इज 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42 46, 7 1 जा 7 और 4 11। हाँ, अब बराबर आ गई, समझ गए? तो लगभग इसका आंसर 8.7 है, और डेसिमल के बाद और आप निकाल सकते हो। तो ये एक रफ एस्टिमेशन होता है, समझ गए? तो आपके आंसर्स गड़बड़ नहीं होते, तो ये निकालते बनना चाहिए, ये बहुत बेसिक क्लास में सीखते हैं।